नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठक्रम 118। पिछले दो पाठों से हम नवम भाग के श्लोकों की व्याख्या चर्चा करते आ रहे हैं। इस भाग में भी हम नवम भाग के कुछ श्लोक और लिए हैं जो कि प्राशर जी महाराज के पूरा प्राशर शास्त्र में लिए गए हैं। तो कृपया आप भी स्वयं वहाँ जाकर अध्ययन कीजिएगा। इन श्लोकों में भी पिता के अमीर होना, गरीब होना, दीर्घायु होना, धनाढ्य होना, निर्धन होना, जातक का और जातक के पिता का दोनों के बारे में बात कही गई है। क्योंकि नवम भाव जो है जातक के भाग्य स्थान का विचार करता है और वहीं से पिता का होता है। यह भाग्य स्थान, यहाँ से हम जातक के भाग्य की बात करते हैं और साथ साथ पिता की बात करते हैं। भाग्य धनवान होगा नहीं होगा, भाग्यवान होगा नहीं होगा, पिता की आयु कैसी होगी, पिता धनवान होगा निर्धन होगा, ये सभी बातें हम नवम भाव से ही जानते हैं। तो इन श्लोकों में भी इसी तरह की पिता के बारे में और जातक के बारे में संबोधन करके बताई गई है। पढ़ते हैं श्लोक की ओर। पहले श्लोक में कहा गया है भाग्येशे कर्म भावस्थे। भाग्येशे कर्म भावस्थे। भाग्यस्थान कौन है? नवम भाव को भाग्यस्थान कहते हैं। यहाँ कोई भी राशि हो उस राशि का स्वामी भाग्यस्थान का स्वामी कहेगा, भाग्येश कहेगा। वो कहाँ हो? कर्म भावस्थे, दसम भाव जिसे कर्म भाव कहते हैं, कर्म भाव, इसका स्वामी यहाँ पे स्थित हो। भाग्यस्थान का स्वामी कर्म भाव में गया हुआ हो। और आगे क्या बोला? कर्मेशे भाग्य राशि गे। और कर्मस्थान का स्वामी, कर्मस्थान का स्वामी भाग्यस्थान में हो। कर्मेश दसम भाव को कहते हैं, नवम भाव को भाग्येश कहते हैं। भाग्यस्थान का स्वामी कर्मस्थान में और कर्मस्थान का स्वामी भाग्यस्थान में। ऐसा पहली पंक्ति में कहा गया है, भाग्येशे कर्म भावस्थे कर्मेशे भाग्य राशि गे। तो ये क्या हुआ? नवम भाव त्रिकोण का और दसम भाव केंद्र का, दोनों में आपसी परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन ये परिवर्तन राजयोग है केंद्र त्रिकोण का। ये योग जो बताते हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग, उसमें चौथा परिवर्तन राजयोग होता है जो यहाँ दिखाई पड़ रहा है श्लोक में। केंद्र और त्रिकोण का राजयोग जो कि आपस में बनाया गया है, इसकी बात की है श्लोक में। आगे शुभ दृष्टि और इनके ऊपर शुभ दृष्टि हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? शुभ ग्रह गुरु और शुक्र। अगर शुक्र दृष्टि देता है तो सप्तम दृष्टि से होगी। गुरु दृष्टि देता है तो वो सप्तम से भी दे सकता है, पंचम से भी दे सकता है और नवम से भी दे सकता है। ये गुरु यहाँ बैठकर पंचम दृष्टि से, गुरु यहाँ बैठकर सप्तम दृष्टि से और गुरु यहाँ बैठकर नवम दृष्टि से दे सकता है। और इनके ऊपर दृष्टि हो सकता है एक के ऊपर शुक्र की, यहाँ हम कहें शुक्र
कर्म स्थान को, गुरु कर्म दे रहा है, शुक्र कर्म स्थान को दृष्टि दे रहा है और गुरु नवम स्थान को दे रहा है। उन्होंने कहा है कि कर्म स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में हो और भाग्य स्थान का स्वामी कर्म स्थान पे हो, शुभ दृष्टि और उनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो। अगर बुध है अकेला तो बुध भी दृष्टि देता, बुध की दृष्टि सप्तम ही है। चंद्रमा अगर पक्ष बली है तो वो भी दृष्टि दे सकता है, चंद्रमा भी यहां बैठकर दृष्टि दे सकता है। अगर ऐसा है तो क्या है, धनाढ्यश्च कीर्तिमानस तत्पिता भवेत। ऐसे जातक का जो पिता है धनाढ्य हो गया, धनवान होगा, कीर्तिमान होगा। जब पिता धनवान कीर्तिमान है तो जातक तो खुद कीर्तिमान होगा ही होगा, क्योंकि उसकी ये बर्थ चार्ट है, उसकी ये पत्रिका है। जिसकी पत्रिका में भाग्य स्थान में कर्म स्थान का स्वामी आ गया और भाग्य स्थान का स्वामी कर्म स्थान में चला गया और उनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो ऐसा जातक खुद तो भाग्यवान होगा ही, उसका पिता धनाढ्यस्य कीर्तिमानस्य तत्पिता भवेत। ऐसे जातक का पिता धनवान होगा, कीर्तिवान होगा, ऐसा पराशर जी ने अपने श्लोकों में बताया है। बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। अगले श्लोक में क्या कहा है, भाग्येशे धन भावस्ते। अब कहा है जो भाग्य स्थान का स्वामी है वो कहाँ है, धन स्थान में। ये धन स्थान में चला गया, धनेश्य भाव राशि के, और यहां का स्वामी यहां आ गया। तो धन स्थान का स्वामी कहाँ चला गया, भाग्य स्थान में। भाग्येशे धन भावस्ते धनेशे भाग्य राशि के। धन स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में और भाग्य स्थान का स्वामी धन स्थान में। धन स्थान और भाग्य स्थान की आपस में परिवर्तन योग बना है, परंतु ये खाली योग नहीं है, क्योंकि धन स्थान न दुख स्थान है न अशुभ स्थान है। हम राजयोग भी नहीं कहेंगे, मगर परिवर्तन योग जरूर बना है, परिवर्तन जरूर हुआ है। इसका स्वामी भाग्य में, भाग्य का स्वामी धन स्थान में। और आगे क्या कहते हैं, दात्री शांत पतो भाग्यवान कीर्ति संभव। अब इसका अर्थ क्या हुआ, भाग्यवान होगा, भाग्य वाहन कीर्ति, भाग्यवान होगा यानी वाहनों से युक्त होगा और कीर्तिमान होगा, यशस्वी होगा, मगर होगा कब, दात्री शांत पतो। इसका अर्थ क्या हुआ, 32वें दात्री शांत पतो का अर्थ है 32वें वर्ष में, 32 ईयर्स ओल्ड। जब वो 32 वर्ष का हो जाएगा उसके बाद उसका भाग्य जो है उदय होगा, भाग्यवान होगा, वाहनों से युक्त होगा और कीर्तिमान होगा। कब, 32 साल के बाद। किस योग से, अगर भाग्य स्थान का स्वामी धन स्थान में चला जाता है और धन स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में चला जाता है और उसके ऊपर उन्होंने किसी किस्म की दृष्टि की नहीं, बात की, युति की नहीं की, कुछ नहीं किए। ये अपने आप से हमें समझना होगा कि वो ग्रह पीड़ित ना हो, कि ये अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करें। अगर वो यहाँ जाकर निर्बल हो गया, युक्त हो गया अशुभ ग्रहों से, इधर भी ऐसा हुआ, कहा कुछ नहीं गया, मगर अपना भी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। अगर साक्षात भाग्य स्थान का स्वामी धन में और धन का स्वामी भाग्य में ऐसा हुआ है तो 32 साल के बाद उसका भाग्य उदय होगा और भाग्यवान होगा तथा वाहनों से युक्त और कीर्तिमान होगा, यश होगा। ऐसा पराशर जी महाराज ने अपने श्लोक में कहा है। तो पहले श्लोक में वो बताते हैं कि पिता
तत्पिता भवेत, धनाढ्य कीर्तिमान, उसका पिता कीर्तिमान होगा, धन धान्य से दौलत से भरपूर होगा, यश होगा। जिसका पिता कीर्तिमान है, धनाढ्य है, जिसकी अपनी ये पत्रिका है, वो भी भाग्यवान होगा और धन के से युक्त कीर्तिमान होगा, उसका पिता भी और वो जिसकी पत्रिका वो भी। जब कर्म स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में होगा और भाग्य स्थान का स्वामी कर्म स्थान के होगा, यहाँ पे राजयोग की बात होती है, परिवर्तन राजयोग की यहाँ पर बात होती है। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि जब हम जो हमें पराशर जी महाराज ने श्लोक दिए हैं तो उससे हमें संकेत मात्र भी लेना चाहिए, वो क्या कहना चाहते हैं। सिर्फ शब्दों के ऊपर तो हमने जाना ही उनका क्या कहना है उस पत्रिका के बारे में। जैसे स्त्री की पत्रिका है तो हम पुरुष के पति की बात करते हैं, पति की है तो स्त्री की बात करते हैं। ऐसे ही सुता, स्त्री, जाया, क्लुप्तरा, उसी प्रकार यहाँ भी हमें अपने थोड़ी बहुत अपने IQ का प्रयोग करना ही चाहिए। सो इस पाठ में इतना ही। कृपया क्रम से पाठ देखते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत